इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं प्रस्ताव के नियम क्या हैं या प्रस्ताव संबंधी वैधानिक नियम क्या हैं, लीगल रूल्स रिगार्डिंग प्रपोजल्स। प्रस्ताव को जब हम करते हैं तो इसका जो लीगल रूल है वो ये है, सबसे पहला प्रस्ताव के लिए कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। प्रस्ताव सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। प्रस्ताव का उद्देश्य प्रस्ताव की सम्मति प्राप्त करना होता है। प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने के आशय से किया जाना चाहिए। प्रस्ताव स्पष्ट और गर्भित हो सकता है। प्रस्ताव विशिष्ट या साधारण हो सकता है। ये हमने पहले भी देख चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। 7th, प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए। प्रस्ताव के संबंध में ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इसकी शर्तें जो हैं वो निश्चित होनी चाहिए। लूज या अस्पष्ट अगर प्रस्ताव की शर्तें हैं तो ऐसे प्रस्ताव को वैध प्रस्ताव नहीं माना जाता है, यानी इसका अर्थ जिसका कुछ नहीं निकलता हो तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ होता है। नेक्स्ट इसमें आता है प्रस्ताव का संवहन होना चाहिए। प्रस्ताव को पूरा करने के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रस्ताव का संवहन हो चुका हो या प्रस्ताव तब किया हुआ माना जाता है जबकि प्रस्ताव उस व्यक्ति की नॉलेज में आ जाता है जिसको हमने प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव की जानकारी के बिना कोई व्यक्ति अगर स्वीकृति दे देता है तो यह स्वीकृति नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है प्रस्ताव के संवहन का कोई भी माध्यम हो सकता है। प्रस्ताव के संबंध में एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रस्ताव का संवहन या उसका सोर्स जो है वो किसी भी तरीके से किया जा सकता है, यानी जरूरी ये है कि प्रस्ताव की जानकारी उस व्यक्ति को होनी चाहिए जिसे आप प्रस्ताव कर रहे हैं। ये रिटर्न में हो सकता है, वर्बली हो सकता है, आचरण से हो सकता है, सांकेतिक हो सकता है, आमने सामने हो सकता है, टेलीफोन पर हो सकता है, टेलेक्स, तार, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर और विज्ञापन, ये सब चीज़ें हैं जो कि आपके इनके माध्यम से विज्ञापन किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है प्रस्ताव के साथ प्रस्ताव की विशिष्ट शर्तों का संवहन भी आवश्यक है। प्रस्ताव के वैध होने के बाद ये जरूरी है कि प्रस्ताव की शर्तें भी अपने आप ही प्रस्ताव के साथ बता दी जाती हैं। यदि प्रस्ताव को आपने स्वीकृत किया है तो इसका मतलब ये है आपको शर्तों की नॉलेज है और आप उन शर्तों पर जो है वो जानकारी होती है तो शर्तें स्वीकर्ता पर लागू होती हैं। लेकिन अगर आप शर्तें नहीं बताते हैं और फिर वो स्वीकृति देता है तो फिर स्वीकर्ता पर यह शर्तें लागू नहीं होंगी। इसके बाद आता है टेंडर प्रस्ताव या स्थायी प्रस्ताव। टेंडर या आपने स्थायी प्रस्ताव सुना होगा। टेंडर जो है वो प्रस्ताव और स्थायी प्रस्ताव दोनों में से किसी भी रूप में हो सकता है। टेंडर को हम निमंत्रण का प्रस्ताव या निविदा सूचना, जो कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो उसमें नोटिस इनवाइटिंग टेंडर को देखकर ही पता कर सकते हैं कि ये टेंडर प्रस्ताव है, और या स्थायी प्रस्ताव। यदि निविदा सूचना में किसी निश्चित अवधि में खरीदी की जाने वाली मात्रा को निश्चित कर दिया गया हो तो ऐसी सूचना के उत्तर में प्राप्त टेंडर को प्रस्ताव कहा जाएगा। यदि ऐसे टेंडर की स्वीकृति प्रस्ताव की स्वीकृति मान ली जाती है तो क्रेता और विक्रेता के बीच अनुबंध का निर्माण हो जाता है। किंतु यदि इसके उल्टा, यदि टेंडर आमंत्रित करने की सूचना में खरीदी जाने वाली वस्तु की अनुमानित मात्रा और राशि, इन दोनों का उल्लेख किया जाता है तो माल आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे खरीदे जाने का संकेत होता है। तो ऐसी सूचना के उत्तर में हम टेंडर को स्थायी यानी स्टैंडिंग ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर कहते हैं। ऐसे टेंडर स्वीकार करने मात्र से ही पक्षकार के बीच अनुबंध का जन्म हो जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव की अवधि में जितनी बार आप माल खरीदने का आदेश दिया जाएगा उतनी बार ही नए नए अनुबंध का जन्म होता है। तो टेंडर देने वाले ऐसे चालू प्रस्ताव या स्थायी प्रस्ताव को माल खरीदने के आगामी आदेश से पूर्व कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार स्थायी प्रस्ताव प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी आगे आदेश देने के लिए बाध्य नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें आता है प्रस्ताव
दूसरे पक्षकार को उत्तर देने के लिए बाध्य करने वाला नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव में कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरे पक्षकार प्रस्ताव का उत्तर देने के लिए बाध्य हो जाए। इस प्रकार इसका जो प्रस्ताव होगा ऐसी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए जिसके पालन न करने पर प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दी जाए। यानी प्रस्ताव में कोई भी ऐसी शर्त या बात लिखी हो तो ऐसी बात या शर्त का कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा। अब ये जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो कई चीज़ें हमारे सामने ये आती है कि किसे प्रस्ताव नहीं माना जाता, व्हाट इज़ नॉट अ प्रपोजल। यानी व्यवहार में अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो कई प्रलेख ऐसे देखने को मिलते हैं जिसे हम प्रस्ताव के रूप में समझ लेते हैं और वास्तव में वो प्रस्ताव नहीं होते, कुछ और भी हो सकते हैं। इसलिए हमने इसको दो भाग में बांटा है, प्रस्ताव करने की इच्छा या भावना या प्रस्ताव का निमंत्रण। तो पहला भाग इंटेंशन टू पुट अ प्रपोजल यानी प्रस्ताव करने की इच्छा। प्रस्ताव करने की इच्छा को प्रस्ताव नहीं माना जाता है। प्रस्ताव किसी दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जबकि प्रस्ताव करने की इच्छा या भावना इस बात की अभिव्यक्ति है कि कोई व्यक्ति भविष्य में कोई प्रस्ताव करने की इच्छा रखता है, यानी कर नहीं रहा है, केवल अपनी इच्छा को रखता है। बातचीत के दौरान अपनी इच्छा को प्रकट करने से बाध्य करने पर वो कोई ऐसा वचन नहीं बन सकता है। तो वस्तु स्थिति ये इसमें मानी जाती है कि प्रस्ताव करने पर ही प्रस्तावक के वैधानिक दायित्व उत्पन्न होते हैं। यदि प्रस्ताव की इच्छा की घोषणा की है तो प्रस्ताव पर कोई वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं होते हैं। ये तो पहली बात है कि प्रस्ताव करने की इच्छा। सेकंड इसमें आता है इनविटेशन टू ऑफर यानी प्रस्ताव का निमंत्रण। प्रस्ताव का निमंत्रण भी प्रस्ताव नहीं माना जाता है। इन दोनों में अंतर होता है। प्रैक्टिकली हम देखें तो दोनों एक ही समझने की गलती कर बैठते हैं। प्रस्ताव प्रस्तावित की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जबकि प्रस्ताव का निमंत्रण दूसरे पक्षकार या पक्षकारों को प्रस्ताव करने के लिए आमंत्रित करने हेतु किया जाता है। तो प्रस्ताव का निमंत्रण देने वाला अपने कथन या विवरण से यह प्रकट करता है कि वह किसी विशेष कार्य को करने या नहीं करने के लिए प्रस्ताव करने हेतु निमंत्रण दे रहा है। प्रस्ताव के निमंत्रण को ही व्यवहार के निमंत्रण के नाम से जाना जा सकता है। अब इसमें हम ये देखें कि किस प्रकार के होते हैं इनविटेशन टू ऑफर। तो सबसे पहले जैसे कैटलॉग होते हैं, सूची पत्र। वस्तुओं के विक्रय के लिए कई बार कैटलॉग लगे रहते हैं, तो ये प्रस्ताव नहीं है बल्कि ये प्रस्ताव का निमंत्रण है। कोई भी व्यक्ति सूची पत्र पर अंकित मूल्य देखकर व्यापारी को अनुबंध करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर उसे खरीदना है तो वो फिर प्रस्ताव रख सकता है। इसी तरह से प्राइस लिस्ट होती है। दुकानों या भंडारों में सजी हुई वस्तुओं पर उनके लिखे हुए मूल्य उनके साथ चिपके हुए होते हैं, प्राइस टैग लगा हुआ होता है। तो ये भी प्रस्ताव नहीं है, ये प्रस्ताव का निमंत्रण है। और अगर कोई व्यक्ति उस वस्तु का चुनाव कर लेता है तो अनुबंध तब तक नहीं होता जब तक कि कैशियर उस वस्तु के मूल्य को चुका नहीं करता है। इसी तरह से आप होटल में जाते हैं तो आप मेन्यू कार्ड देखते हैं। तो मेन्यू कार्ड पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आप जब उसको ऑर्डर करते हैं, वो आपके पास आता है और उसका पेमेंट कर देते हैं, तब वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इसी तरह से विक्रय विज्ञापन, जब एक निर्धारित मूल्य पर माल को बेचने का विज्ञापन भी प्रस्ताव का निमंत्रण है। जैसे मान लीजिए आपको किसी भी वस्तु को बेचना है तो आपने उस पर रेट लिख दी है, तो वो भी एक तरह का निमंत्रण ही कहलाता है। इसी तरह से इंक्वायरी अगर आप करते हैं, इंक्वायरी आपने देखा होगा कई बार व्यापारिक पूछताछ के रूप में हम क्वेश्चन करते हैं उससे, और मूल्यों के बारे में प्रस्ताव उसको करते नहीं है, केवल मूल्यों के बारे में पूछते हैं। तो ये भी प्रस्ताव का निमंत्रण माना जाता है। कंपनी का प्रॉस्पेक्टस या प्रविवरण, कंपनी अपने अंशों के विक्रय के लिए प्रॉस्पेक्टस प्रकाशित करती है। तो प्रविवरण भी जनता के समक्ष प्रस्ताव के
के विक्रय के प्रस्ताव नहीं है, बल्कि ये भी एक तरह का निमंत्रण है। बीमा का विज्ञापन या एजेंट द्वारा प्रेरणा। बीमा के विज्ञापन या एजेंट से प्रेरित होकर यदि हम कोई प्रस्ताव पत्र भर देते हैं तो ये भी प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं है, बल्कि बीमा का विज्ञापन या एजेंट आपको प्रस्ताव का निमंत्रण दे रहा है। इसी तरह से लोक वाहक की टाइम टेबल या समय सारणी। लोक वाहन संस्थान जैसे रेलवे, बस, हवाई जहाज, ये जो संस्थाएं, ये समय सारणी का प्रस्ताव निमंत्रण है। जो व्यक्ति टिकट खरीदता है वही प्रस्ताव करता है। टिकट जारी करने वाली संस्था समय समय पर शर्तों के साथ टिकट जारी करती है, जिनसे टिकट खरीदने वाला बाध्य होता है। इन समय सारणियों में प्राय यह लिखा होता है कि बस या ट्रेन या जहाज समय पर नहीं पहुंचेगा तो यात्रियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इस कारण ये लोक संस्थाएं वाहनों के पहुंचने में देरी होने के लिए भी उत्तरदायी नहीं होती हैं। फिर आता है रिक्त पदों के लिए आवेदन की सूचना। जब कोई संस्था अपने रिक्त पदों की सूचना देकर आवेदन पत्र आमंत्रित करती है तो ऐसी सूचना भी प्रस्ताव का निमंत्रण ही कहलाती है। एंड लास्ट, नीलामी द्वारा विज्ञापन। नीलामी का विज्ञापन भी लोगों के प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु किया जाता है। ये भी एक तरह का निमंत्रण है। और जब कोई व्यक्ति नीलाम के विज्ञापन को पढ़कर दूर दराज में नीलामी बोली लगाई जाती है तो विज्ञापन करने वाले व्यक्ति को अपना माल संपत्ति नीलाम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, बल्कि इतना भी नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति उसे अपने खर्चों और शर्तों के लिए भी उसको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह भी प्रस्ताव का निमंत्रण ही है।